सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 6 देख रहे हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें हम प्रेसमैन साहब की बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे, लेकिन ये पूरा एक साइंस है कि कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। तो हमारे पास बहुत सारी तकनीकें हैं जिसे हम टेक्निक कहते हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, टूल्स और बहुत सारी विधियां हैं, क्योंकि मेन काम यह है कि हमको सॉफ्टवेयर बनाना है, हमको ऐप बनाना है, हमको एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट बनानी है। सबके लिए जो भी प्रोडक्ट हम देने वाले हैं उसके लिए एक बेहतरीन हमारे पास प्रोसेस फ्लो हो, तरीका हो। लेकिन यह ध्यान रखिए कि सॉफ्टवेयर डेवलप कौन करता है। हमारे आपके जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर मैनेजर, ये सारे लोग करते हैं, लोग ही इसे इस्तेमाल करते हैं। और साथ में जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं बाद में उसको मेंटेन भी लोग करते हैं। तो यहां पर इंसानी फितरत, इंसानी दिमाग, इंसानी इमोशन, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको वाकई में अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है तो लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर स्किल्ड आदमी है और मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड का मतलब उसके अंदर से है कि भाई मुझे ये काम करना है, या आपने उसको ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण दे रखा है जहां पर वो काम करना चाहता है अच्छे से, तभी सक्सेस मिल पाएगी, अन्यथा नहीं। एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या उसमें अलग से चीजें पाई जाती हैं, या आप कैसे बताएंगे कि यार ये अच्छा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ये तो जरूरी है कि आपके पास टेक्निकल स्टफ हो, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे कमांड हो, आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में अच्छे से पता हो और आप इनको लगा सकें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाना एक प्रॉब्लम ही है कि प्रॉब्लम आपके सामने आती है, उसको आप बना के देते हैं, तो आप बेसिकली सोल्यूशन निकाल रहे हैं किसी की प्रॉब्लम का जो आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको गुणवत्ता भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बनाना है। ये नहीं कि बना के दे दिया और वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, तो क्वालिटी भी उसमें रखनी है। लेकिन इसमें अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं और आप में कुछ ऐसे अलग से कुछ अंश है या कोई ऐसे ट्रेड्स हैं जिसको आप अच्छा इफेक्टिव कहते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसमें इंसानी एस्पेक्ट भी आते हैं। तो एरोनोमस साहब ने 7 ऐसे ट्रेड्स बताए, 7 ऐसी अलग से आप जिसको किसी भी इंसान में पता कर सकते हैं, वो चीजें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में होनी चाहिए या होगी उसके आचार विचार में, ताकि वो सुपर प्रोफेशनल कहला सके, यानी अपने काम में पारंगत, बहुत बेहतरीन अपने काम में। तो सबसे पहली चीज जो एरोनोमस साहब ने बताई, उन्होंने कहा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको कोई काम मिला है, आपको प्रॉमिस रखना है अपना, क्योंकि प्रॉमिस किसके लिए है? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो आपके स्टेक होल्डर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, आपके मैनेजमेंट ने कोई काम दिया है तो आप मैनेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, यानी आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एक्यूट अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब ये होता है, ये तो हर जगह होता है, गाड़ी चलाते हैं, अगर आप जरा सा भी इधर उधर देखेंगे या फिर आपका ध्यान कहीं चला गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर जो भी एनवायरमेंट, वातावरण में आप जाते हैं, अगर मान लीजिए आप HCL में है या फिर आप TCS में गए, तो यहाँ इन दोनों के एनवायरमेंट बहुत डिफरेंट है और ये बिल्कुल अलग हो जाएगा अगर आप गूगल पे जाते हैं। तो यहाँ वातावरण अलग है, तो आपको लोगों के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक्यूट अवेयरनेस होनी चाहिए काम के प्रति, वातावरण के प्रति, लोगों के प्रति। ब्रूटली ऑनेस्ट का मतलब यह है कि आप ईमानदार हों, लेकिन ईमानदारी से गलत काम ना करें। इतने ईमानदार हों कि बता दें अगर आपको कोई डिजाइन में, किसी कोड में, किसी भी तरीके से प्लान में कुछ दिक्कत नजर आ रही है, तो आप बहुत जिसे कहेंगे रिस्पेक्टफुली, बहुत इज्जत से बताइए कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, इसको मैं मतलब अनुमोदन नहीं करता, मैं इसको मानता नहीं, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई आपके पास आता है, वो कहता है कि देखो ये हमने 50 रिक्वायरमेंट दी गई थी, हम केवल 40 कर पाए हैं, तुम एक काम करो 48 कमिट कर दो, तो आपको अगर ऐसा कहा जाएगा, आप बोलेंगे नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल सकता। परफॉर्मेंस, मान लीजिए एक फाइल ट्रांसफर हो रहा है, आपका 5 MBPS का स्पीड है, उन्होंने मांगी है, आप बोलते 5 MBPS की हो रही है, जबकि आपकी हो रही है शायद 3 MBPS की, तो यहां पर परफॉर्मेंस के लिए आपको बोला जाएगा, या ऐसी कई चीजें आएगी सामने। आप रियलिस्टिक रहेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे, अपने काम के प्रति वफादार रहेंगे। इसके बाद आता है एक बहुत अच्छा इंजीनियर, या जिसमें सुपर प्रोफेशनल पावर होती है, बिहेवियर होता है, वो है रेजिलियंस अंडर प्रेशर। जिंदगी के किसी भी आयाम में आपको प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई जगह नहीं है। आप जिंदा हुए हैं, पैदा हुए हैं, आपको जिंदगी में प्रेशर आएंगे ही आएंगे। यहां पर क्या है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में प्रेशर आता है,
वो ये है कि बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, जो यूजर ने मांगा वो बार बार चेंज कर रहा है, प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, पहले ये काम करना था, नहीं पहले ये काम कर लो। उसके बाद जो डिमांड आती रहती है, आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके साथ में जो साथी हो सकते हैं, उसके कारण प्रेशर आता है, घर के कारण प्रेशर आता है। उस प्रेशर से सकम्ब नहीं करना है, बल्कि उस प्रेशर को आराम से आत्मसात करके अपना काम करना है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही होता है जो प्रेशर के कारण उसका परफॉर्मेंस, उसकी कार्य क्षमता कभी भी डिगती नहीं है, उसकी दे डोंट सफर फ्रॉम दिस। हाइटेंड सेंस ऑफ फेयरनेस, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आप जब काम आपने किया, ठीक है जी, और आपने बहुत वाहवाही लूटी, लेकिन आपके साथ जितने भी लोग हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर अकेले नहीं बनता है, टीम बनती है, तो आप यहां पर देखिएगा कोई दिक्कत ना हो आसपास में, क्योंकि किसी के और इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट, तो अपना क्रेडिट दे दीजिए, खुशी खुशी दे दीजिए कि भाई इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने इतना काम किया। अटेंशन टू डिटेल, इसका मतलब यह होता है कि क्योंकि आप एक टेक्नोक्रेट हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, तब आप इस ओहदे तक पहुंचे हैं। यहां पर आपको हर चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि मैं जो डेवलप कर रहा हूं उसका परफॉर्मेंस क्या है, कार्य क्षमता क्या है, उसकी कॉस्ट कितना लग रहा है, टाइम में ठीक से कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मैनेज टाइम के पहले दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, और जो गुणवत्ता है, मेन चीज क्वालिटी, वो इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोडक्ट में मैं दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं, जो एक बार काम करे और मजा आ जाए उसको। प्रैग्मेटिक का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये ट्रेट होता है, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई इस्लाम या फिर हिंदुत्व तो नहीं है, रिलीजन नहीं है कि भाई जो आपको बता दिया गया वही फॉलो करना है ना, ना पूछेंगे आप, ना सवाल, ना कुछ करेंगे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, समय के हिसाब से आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे शुरुआती दौर में वाटरफॉल मॉडल जब आया तो लोगों ने कहा वाह क्या चीज प्रपोज की गई, वाह मजा आ गया। आज ये वाटरफॉल मॉडल कितने लोग यूज करते हैं? आज स्क्रम की बात होती है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात होती है। तो इस समय चेंज हुआ तो आपको अपनी टेक्नोलॉजीज या मेथोडोलॉजीज चेंज करनी पड़ी ना, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। द साइकोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर बनाने की विधि, सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, दिमाग में क्या चीज आती है, या आप क्या सोचते हैं? तो यहां पर दो लोगों का मैंने एक विवरण देने की कोशिश की है। एक बिल कर्टिस साहब है और ये मिस डियान है। इन्होंने जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी मतलब ये होता है कि सोच, अपना जो सेमिनल पेपर है, यानी जो मौलिक काम इन्होंने किया, इन्होंने कहा और बकायदा एक लेयर्ड बिहेवियर मॉडल बताया कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, एक प्रोडक्ट देना है, तो फिर उसके लिए एक बिहेवियर लेयर वाइज मॉडल होता है। अब वो मॉडल ये है, इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम आपके सामने आई, यानी कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा मेरी मुझे ये करना है, आपने वो सॉफ्टवेयर बना के देना है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, और इसको इन्होंने लेयर वाइज डिवाइड किया और हर लेयर में बताया कि जो इंडिविजुअल लेयर होती है, जब जो शुरुआती लेयर होती है, इसमें इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम को समझना, एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको प्रॉब्लम को समझना है। आपके पास, क्योंकि आपने पढ़ लिख के आए हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आपके पास, किस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि जो बाहर की लेयर्स है उन्होंने एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, देखिए ये टाइम है, ये कॉस्ट है, ये हमको परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए सॉफ्टवेयर से, वो सारी कंस्ट्रेंट के अंदर रहकर आप काम करेंगे। टीम और प्रोजेक्ट लेवल, यानी कि ये जो दो लेवल है, इस पे क्या काम होगा? इस पे ग्रुप डायनेमिक्स आती है कि भाई ग्रुप, टीम, ये सब चेंज हो रही है, उसके अंदर के लोग चेंज हो रहे हैं, कभी इस टीम में, कभी इस प्रोजेक्ट में, ये चीजें इसमें आती है। तो ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बातचीत, यानी आप दो लोग जैसे हैं, आप प्रोग्राम मैनेजर हैं, आप डेवलपर हैं, तो आपके बीच में बातचीत हो, आप दोनों एक साथ काम करें, और साथ में आपका जो स्किल है वो यूज हो, आपके पास जो टेक्निकल पावर है उसका इस्तेमाल हो। बाहर के लेयर में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिजनेस मिलियो मतलब होता है वातावरण, एनवायरमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? लोग क्यों गूगल में जाना चाहते हैं, लोग क्यों ऐसी कंपनियों में जाना चाहते हैं जहां पर उनको अच्छा लगता है काम, उनका वो काम भी करते हैं और अच्छा भी लगता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब होता है कंपनी क्या काम कर रही है और वो आपको वातावरण कैसे मिल रहा है। टीम लेवल की बात मैं कर रहा था। टीम लेवल पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक बाउंड्री बना लेते हैं कि जो प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर है, ये अपनी एक कैबिन में बैठ गया, डेवलपर बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, ये इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल। हर यार मैनेजर क्या कहेगा, लीडर क्या कहेगा, ये प्रोग्राम लीड भी होता है, बहुत सारे ऐसे हम अलग अलग ओहदों की बारे में बात करेंगे। तो बातचीत नहीं हो पाती, ये बातचीत को हमको और बढ़ाना है, क्योंकि यहां पर बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने सजेस्ट किया कि कैसे लोग आपस में बात करें और बात से ही बात बनती है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जो भी एजाइल टेक्नोलॉजीज, एजाइल मेथोडोलॉजीज आई,
उसमें मेन चीज थी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, किसी के बीच में ये आमने सामने बात होनी चाहिए। तो बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स जो इन दोनों ने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जो रोल्स हैं ये क्योंकि एक एनवायरनमेंट में अपने आप बन जाते हैं कभी कभी, या फिर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको असाइन कर सकता है कि ये प्रोजेक्ट आया है, आप एक प्रोडक्ट ओनर हो गया, मैनेजर हो गया, इसके नीचे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो सॉफ्टवेयर को का मॉडलिंग करेगा एक तरीके से, जो इसे कोड करेगा डेवलपर हो गया, जो इसको डिजाइन करेगा जैसे मॉडलिंग डिजाइन, इस तरीके की, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्वालिटी जो देखेगा भाई, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी गुणवत्ता, और फिर जो बिजनेस के क्या फायदे नुकसान है वो बिजनेस एनालिस्ट हो गया। तो जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अगर आप देखें कि सबको असाइन कर दिए जाए, जैसे एक एम्बेसडर हो गया। एम्बेसडर का मतलब ये होता है कि ये एम्बेसडर है, ये क्या करेगा कि बाहर के लोगों से निगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा, और जो भी यूजर के फीडबैक्स होंगे या फिर उनकी बातचीत होगी वो उनसे बात करेगा। बेसिकली कंपनी का वो एम्बेसडर हो गया, राजदूत हो गया। स्काउट का मतलब ये होता है कि क्रॉसेस द टीम्स बाउंड्री, यानी अब आप ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, अब यहां पर ये टीम हो गई, अब यहां पर आपको टीम से बाहर निकलना है, स्काउट का ये काम है। और उसके बाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी लेने की बात हो रही है। देखिए केवल इतना ही नहीं, ये जो स्काउट है इसका काम ये है कि वो बाहर का मार्केट सर्वे करे, वो नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है उसके बारे में जाने, और क्या चीजें इस टीम के बाहर जरूरी है या इस टीम को देनी पड़ेगी, और आपका एज अ ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या कंपटीशन है। मान लीजिए आप फेसबुक और गूगल में क्या कंपटीशन है, इस तरीके से सोचिए इसको, ये स्काउट का काम होगा। गार्ड का मतलब है कुछ आप वर्क प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और इसमें ये इसको सेव करना, प्रोटेक्ट करना, चाहे वो आप अंदर की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, फिर या बाहर की बात करें, आईपीआर वगैरह या कॉपीराइट वगैरह, ये गार्ड का काम हो गया। सेंट्री या संतरी ये कहेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको वो कंट्रोल करेगा। कहां? ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोगों को, चाहे आपके वो स्टेक होल्डर हो, और उनसे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। कोऑर्डिनेटर का काम यह है कि जो भी बातचीत है, जो भी कम्युनिकेशन है, वो सबके पास पहुंच जाए। जैसे लोग जैसे मेल कर देते हैं ना सबको सीसी करके, उस तरीके की बात की सबको बता दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक डिजाइन प्रॉब्लम है तो सबको डिस्कशन करेगा। किसको डिस्कशन करेगा? कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बेहतरीन जो स्पेशलिस्ट है उनके साथ बात करेगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि किसको क्या पता कैसे सॉल्व करना है। तो एक आदमी होना चाहिए जो सबको बिठाए और बोले कि देखिए ये प्रॉब्लम है, इसको हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक सॉफ्टवेयर टीम क्या होती है? टीम का मतलब होता है कुछ लोग जो एक ही गोल के लिए काम कर रहे हो। तो एक बड़ी बेहतरीन किताब पीपलवेयर, आपने सॉफ्टवेयर सुना है, आपने हार्डवेयर सुना है, फर्मवेयर, इस तरीके के बहुत सारे वेयर आए। तो यहां पर ये डिमैर्को साहब और लिस्टर, इन्होंने पीपलवेयर और खास तौर पे सॉफ्टवेयर टीम के बारे में इन्होंने बात की थी कि कोहेसिवनेस मतलब ये होता है कितना उनमें एकता है, एका है, कितने वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो टीम का मतलब ये होता है वो लोग जिनको एक काम असाइन कर दिया गया और साथ काम कर रहे हैं, ये लोग, ठीक है जी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो इनमें एकता है या जेलनेस है, आपस में मिलके काम करने की जो सोच है वो थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि लोग इतना जेल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लोगों का विचार, व्यवहार, सब चीज अलग होती है। लेकिन अगर वो टीम मिलके काम करे, एक और एक कितना दिख रहा है आपको? 2 तो नहीं दिख रहा है, ये 11 होता है। तो अगर ये मिलके काम करे, छोटी छोटी टीमें भी, जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है तो छोटी छोटी टीमें भी बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती हैं अगर हर टीम प्लेयर परफॉर्म करे, अच्छे से खेले, ठीक है जी। तो होता यह है कि अगर वो मोटिवेटेड है, टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो जरूर वो सक्सेस पाएंगे। तो डिमार्को साहब और लिस्टर साहब ये भी कहते हैं कि अच्छी टीम, जेल टीम का मतलब ये होता है वो टीम जो साथ काम करती है, एक दूसरे की मदद करती है, एक दूसरे को क्रेडिट देती है, एक दूसरे के लिए अच्छी बात करती है, और काम के प्रति बिल्कुल उनका रुझान ज्यादा है। तो उनका कॉमन गोल है। कॉमन गोल क्या है? काम करना, भाई हमको प्रोडक्ट देना है। कल्चर उनका सेम हो, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी कल्चर की बात कर रहा हूं मैं, ये रिलीजियस कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं। और उनमें एक बात हो, एक सोच हो कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं। एलीटनेस का मतलब ये नहीं कि हम सबसे बड़े हैं, दूसरों से अच्छे, इसका मतलब ये है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। देखिए एक अच्छी टीम, एक बेहतरीन टीम जो साथ काम करती है, वो बनाना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो यहां पर बताए गए, इन दोनों ने जब सजेस्ट किए कि एक अच्छी टीम कैसे होनी चाहिए।
तो यहां पर इनके अलावा और भी एक साहब है मिगेल कैरास्को। इन्होंने कहा कि एक अच्छी टीम, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टीम का मतलब होता है वो टीम जो वाकई में उस प्रोडक्ट को अच्छे से बना दे, सॉफ्टवेयर, ऐप या डिजाइन या फिर कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम और शेड्यूल कॉस्ट के अंदर में कर दे। तो उसके लिए इन्होंने कहा सेंस ऑफ पर्पस। कहने का मतलब यह है कि सबके सब जितने भी है इनका एक कॉमन गोल होगा। इनका मेन ये है कि भाई हमको एक प्रोडक्ट देना है, हमारी कंपनी मान लीजिए एक्स कंपनी है, इसको एक लीडर बनाना है और हमारे पास एक काम है जिसके प्रति हम पूरी तरीके से मुस्तहिक हैं। सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट का मतलब यह है हर आदमी का स्किल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, एक मॉडलर होगा, एक केवल यूएमएल वाला मास्टर होगा, एक यूजर इंटरफेस डिजाइन करता होगा, सबकी कंट्रीब्यूशन उसकी वैल्यू हो। सेंस ऑफ ट्रस्ट का मतलब यह होता है कि आप कहते हैं ना, अरे इसको तो कुछ नहीं आता यार, अरे ये कहां कर पाएगा। आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आप उनको, चाहे आपके मैनेजर हो, कहते हैं ना लोग मैनेजर को तो कुछ नहीं आता, ये तो केवल हमें ऑर्डर दे देता है, ये नहीं होना चाहिए। सबको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और सेंस ऑफ इंप्रूवमेंट, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक इवॉल्विंग साइंस है। ये ऐसा नहीं कि जो चीज बन गई वो बन गई। आप देखेंगे कि चाहे आप किसी की भी किताब उठा लें, समरविल्ड की, प्रेसमैन की, राजीव माल साहब की, वो हर बार एक नए एडिशन लाते हैं, उसमें नई नई चीजें आपको दिखती है, क्योंकि मार्केट और सॉफ्टवेयर जो बनाने का तरीका है वो चेंज हो रहा है। अब बहुत सारी टीम है वो उतना काम नहीं कर पाती, इफेक्टिव नहीं होती, वो इस तरीके से जेल नहीं हो पाती आपस में, यानी कि एक एकता नहीं हो पाती। बहुत सारी टीम ऐसी है जिनमें टीम टॉक्सिसिटी होती है, यानी आप ऑफिस जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ काम करना नहीं पसंद कर रहे हैं, आप उनसे हेट कर रहे हैं या फिर आप अनईजी हो रहे हैं। तो 5 ऐसे फैक्टर हैं जो एक टीम को टॉक्सिक बनाती है। टॉक्सिक का मतलब ये होता है जहरीला एनवायरमेंट, जहरीला टीम। पहली चीज तो यह है कि अगर ये वर्क एटमॉस्फेयर केओटिक होगा, फ्रेंजीड होगा, इसका मतलब कि कुछ किसी को पता नहीं है, बस चल रहा है, कोई प्लान नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। हाई फ्रस्ट्रेशन होता यह है कि दो लोग आपस में घर्षण करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक इसकी बात कर रहा है, दूसरा उसको निगेट कर रहा है। फ्रैगमेंटेड और पुअरली कोऑर्डिनेटेड, अगर आपने सॉफ्टवेयर मॉडल कहा कि मैं ये फॉलो करूंगा और उसको तरीके से आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, चाहे मैनेजर हो चाहे टीम मेंबर हो, किसी भी टीम में आपने रोल नहीं डिफाइन कर रखे। अब ये 2 लोग हैं, अब इसमें से एक सीनियर है एक जूनियर है, तो ये हमेशा सीनियर की तरह बिहेव करना चाहेगा और जो कंपनी में अभी ज्वाइन किया वो जूनियर होगा। लेकिन अगर आपने टीम इनको बता दिया भाई आप प्रोग्राम मैनेजर हो, आप डेवलपर हो, तब तो बात ठीक हो गई, अदरवाइज ये हमेशा लड़ते भिड़ते रहेंगे। बार बार अगर टीम का काम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या फेलियर हो रहा है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है या आपके पास बिजनेस नहीं मिल रहा है इस टीम, तो ये बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन का वो होता है। इसलिए टीम आपस में ना इफेक्टिव हो पाती है ना जेल हो पाती है। अब इस वातावरण को जो कियोटिक है, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर ठीक से काम नहीं हो रहा है या आप काम करना अच्छा आप पसंद नहीं कर रहे हैं, जहां पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को, उस वातावरण को बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जो आपके मेजर सॉफ्टवेयर बनाने के जो गोल्स हो कि भैया आपका काम है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक बार डिफाइन कर दिया, इसको फिर बार बार छेड़िए मत, इसको चेंज मत करिए, ये चेंज नहीं करना है। हर एक इंसान को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि देखिए साहब आप ये करिए, जितना ज्यादा, और डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में छोड़ दीजिए। ये सब समझदार हैं भाई, ये सब इस पोस्ट पे कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनमें होगा। होता ये है कि हम कई बार बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा डाल देते हैं, है ना, और एक्स्ट्रा डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा काम सफर करता है। तो जो प्रोसेसेस उस लायक नहीं है कि जिसको फॉलो किया जाए, उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। खुद की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी एक टीम है वो काम कर रही है तो कम से कम टेक्निकल रिव्यू हो, कोई भी काम आ रहा है उसको पता किया जाए कि भाई आपने एक हफ्ते में क्या काम किया, और अगर कोई गलती निकलती है तो एक, या कोई चीजें फेल हो रही है तो इसको कैसे ठीक किया जाए। अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है, चीजें फेल हो रही है, इसको कहीं ना कहीं तो ठीक करना पड़ेगा। तो अपने खुद की अकाउंटेबिलिटी या खुद का एक तरीका कि भाई हम कुछ तकनीकी समीक्षा कर लें या फिर इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, वो तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। अब फीडबैक प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है। आपको जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर आप एक कूप मंडूक बन के, या फिर एक, जैसे कहते हैं ना कि मेंढक अगर एक वेल में है या एक कुएं में है तो उसको बाहर की चीजें नहीं समझ में आती, उसको फीडबैक मिलना चाहिए और उस हिसाब से उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। दिक्कतें का समाधान ही
क्योटिक वर्क एनवायरनमेंट को हटाएगा। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, इनका आचार व्यवहार विचार सारी चीजें अलग है, रिलीजन कास्ट क्रीड कल्चर सब कुछ अलग है। लेकिन आप देखते हैं कि कनाडा और अमेरिका ऐसी जगह है, बहुत सारी ऐसी जगह, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि वहां पर हर तरीके का आदमी मिलेगा आपको, नाइजीरिया का भी मिलेगा आपको, इंडियन भी मिलेंगे आपको, चाइनीज भी मिलेंगे, लेकिन इतनी बेहतरीन उनका काम करने का तरीका है। लोग इंडिया छोड़ छोड़ के, या फिर कहें कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सेकंड वर्ल्ड कंट्री है, छोड़ छोड़ के वहां जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का जो बिहेवियर है वो हर जगह आपको वैसे ही मिलेगा। जैसे कई टीम मेंबर्स एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, यानी कि बिल्कुल खुल के बोलते हैं, कई कम बोलते हैं। तो ये सब चीजों को इन्होंने पहचाना, उस हिसाब से इन्होंने काम किया। चाहे किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लें, या सॉफ्टवेयर टीम में क्या होता है कभी कभी कि कई लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते हैं। कई लोग वो फटाफट इंटरनेट पे जाते हैं, इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल डिटेल में इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करते हैं, या फिर काम को करने की कोशिश करते हैं। कई टीम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं, और कई ऐसे होते हैं, ठीक है भाई ये है, ओके चलेगा, ऐसे होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो उनको शेड्यूल बिल्कुल टाइट चाहिए, भाई हमको 2 महीना बताइए कितने टाइम में करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ठीक है, जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। ये इंसानों की ट्रेड बता रहा हूं, लोगों की सोच बता रहा हूं। कई लोग होते हैं बहुत जबरदस्त काम करते हैं और हमेशा काम करते हैं, मतलब पूरे के पूरे समय काम करते रहते हैं ताकि अच्छे से डिलीवरी हो जाए। कई लोग कहते हैं लास्ट मिनट, जैसे हम जो लोग इंजीनियर होते हैं वो आखिर में जाके पढ़ाई करते हैं, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि एग्जाम आ गया है। टीम स्ट्रक्चर्स। अब मान लीजिए क्रिकेट का गेम है, वहां पर एक टीम बनाई जाती है, 11 लोगों को लिया जाता है, और 11 लोगों में कुछ बैट्समैन होंगे, कुछ बॉलर होंगे, कुछ अच्छे फील्डर होंगे। तो जब हम सॉफ्टवेयर फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो एक अच्छी टीम क्या होगी? एक अच्छी टीम किस चीज पे डिपेंड करती है? पहली चीज ये आती है कि ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी है उसका मैनेजमेंट कैसा है। दूसरी चीज इसमें आती है कितने लोग रखने हैं आपको, कितने की जरूरत है, हर एक का स्किल क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कोई अच्छा बॉलर होगा, कोई अच्छा बैट्समैन होगा। इसके अलावा जो आप प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये क्रिकेट आप खेल रहे हैं केनिया के साथ या नामीबिया के साथ, तो आपकी टीम कैसे होगी। लेकिन अगर आप इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं या न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं, तब आपकी टीम थोड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम अलग हो गई है। तो मैंतेई साहब है, उन्होंने कुछ चीजें बताई इसमें। उन्होंने कहा कि जब हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक टीम तैयार करते हैं, तब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज आती है कि जो सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, जो ऐप आपको बनाना है, जो वेबसाइट आपको बनानी है, उसकी डिफिकल्टी क्या है। क्या वो एक छोटी प्रॉब्लम है, क्या वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो प्रोग्राम बनने वाला है, यानी आप इसको कोड में नापिए, किलो लाइन ऑफ कोड या फंक्शन पॉइंट में नापिए, कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, कितना ज्यादा लिखावट इसमें प्रोग्रामिंग की होने वाली है, और ये जो टीम है ये कितने समय साथ रहने वाली है। मान लीजिए 1 साल का प्रोजेक्ट है और पूरी टीम 1 साल रहने वाली है, या फिर कोई जो लोग हैं वो 3 महीने के लिए आएंगे, दूसरे फिर चेंज हो जाएंगे। डिग्री टू विच द प्रॉब्लम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड। अब इसका मतलब ये होता है किस तरीके से हम कंपार्टमेंट बना सकते हैं, यानी अगर ये पूरी आपकी प्रॉब्लम है या ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ताकि एक टीम ये काम करे, एक टीम ये काम करे, या फिर ये जरूरी हो गया कि भाई एक टीम ये काम एक ही टीम करेगी। तो इसे मॉड्यूलराइजेशन कहते हैं। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और विश्वसनीयता, यानी उसकी रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त क्वालिटी चाहिए, रिलायबिलिटी या अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, तो टीम बदल जाती है। और डिलीवरी डेट, ध्यान रखिए, बहुत सारे आदमी डाल के आप बहुत जल्दी काम नहीं करा सकते। तो डिलीवरी डेट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमको 1 साल में देना ही देना है, 6 महीने में देना ही देना है। ये डिलीवरी डेट पे भी डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम का क्या कहेंगे कि कॉम्पोजिशन कैसा होने वाला है और कितनी बातचीत होने वाली है। कम्युनिकेशन सारा होगा, यानी आप स्टेक होल्डर से कितनी बात करने वाले हैं, कब कब बात करने वाले हैं। यहां पर एक साहब आप देख रहे हैं, इनका नाम है लैरी कॉन्स्टेंटाइन साहब। अब ये लैरी साहब जो है, इन्होंने 4 ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स बताए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आपका संस्थान, और पैराडाइम का मतलब होता है कि भाई वो
तरीका या इसको समीकरण कहते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम को बनाने के अलग अलग समीकरण हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है काम कैसा है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैसा है। तो ये 4 मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एक करके इनके बारे में चर्चा करूंगा। एक है क्लोज्ड पैराडाइम, ये जो आप देख रहे हैं क्लोज पैराडाइम, ये जो होता है ये फॉलो करता है ट्रेडिशनल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, यानी सबसे सीनियर आदमी यहां होगा, फिर ऐसे होंगे उसके नीचे, फिर यहां पर लोग होंगे इनके नीचे ऐसे। तो इसको हम ट्रेडिशनल मतलब होता है कि जो बहुत समय से चला आ रहा है और हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, इसको हायरार्की कहते हैं। ये सबसे सीनियर, फिर जूनियर, इस तरीके से अथॉरिटी हो सकती है। ये अगर जो काम पहले हो चुका है उसको करना है तो बहुत अच्छा काम करता है ये जो पैराडाइम है। इस तरीके की टीम बनाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर कुछ उसमें नवाचार है, इनोवेटिवनेस है, कुछ नई चीज ट्राई करनी है या नया काम आपको मिला है, वहां पर थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी अगर क्लोज पैराडाइम आप बनाते हैं टीम। एक टीम बनाने का तरीका है रैंडम पैराडाइम। ये जो रैंडम है, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लोज में दिक्कत ये है कि जो काम किया जा चुका है वो तो आराम से कर लेते हैं ये टीम, लेकिन कोई भी एक नई चीज जो आई है उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये जो रैंडम टीम है या रैंडम पैराडाइम है, इसमें टीम का स्ट्रक्चर ऐसा रिजिड नहीं होता, थोड़ा लूज होता है। और यहां पर जितने भी मेंबर्स होंगे उनका कितना इनिशिएटिव है, उनका कितना मोटिवेशन है, वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर अगर आप कोई नवाचार, नया टेक्नोलॉजी, नई चीजें बना रहे हैं जहां पर टेक्निकल एक्सीलेंस की जरूरत है, यानी कि तकनीकी आपको शुद्धता की जरूरत है, तब ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन अगर आप कहें कि भाई ये काम है जो करना है, ये ऐसा काम है जो पारंपरिक काम है, ट्रेडिशनल काम है, ये पहले भी हो चुका है, तब ये थोड़ा सा रैंडम पैराडाइम इसमें सही नहीं बैठेगा। एक होता है ओपन पैराडाइम। ये जो ओपन पैराडाइम आप देख रहे हैं, इसको आप ये मान के चलिए कि क्लोज पैराडाइम और रैंडम पैराडाइम का मिक्सचर है। यानी आप हायरार्की तो फॉलो करेंगे, लेकिन यहां पर आप थोड़ी सी इनको स्वायत्तता दे देंगे या लूज रखेंगे इसको, ताकि ये लोग अपने लेवल पे भी काम कर सके, अपने खुद के इनिशिएटिव ले सके। तो काम तो ये साथ करते हैं, बहुत सारी इनके बीच में बातचीत होगी, कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन कंसेंसस बेस्ड होगा। यानी कि ये तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई डिसीजन पे तीनों जब एक साथ कहेंगे हां, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया रहेगी अगर ऐसा प्रॉब्लम है जहां पर आपको इनोवेटिवनेस की भी जरूरत है, नवाचारों को भी इंप्लीमेंट करना है, और साथ में आपको जो ऑर्डर है, भाई ये सॉफ्टवेयर पूरा होना है इस तरीके से, वो फॉलो करना है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। सिंक्रोनस पैराडाइम, अब आप यहां पर देखिएगा सिंक्रोनस पैराडाइम। सिंक्रोनस मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं, एक वीडियो बना रहे हैं, और आप बोल कुछ और रहे हैं और आवाज कुछ और रही है, मतलब ऑडियो और वीडियो मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये सिंक्रोनस नहीं है। ऑडियो वीडियो मैच करेगा उसको हम सिंक्रोनस कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है। यहां पर क्या होता है कि जो टीम बनती है, क्लियर यहां पर दिया सिंक्रोनस, इसमें एक अलाइनमेंट है। ठीक, देखिए यहां पर आपने टीम इस तरीके से बना दी, ठीक है। इट ऑर्गेनाइजेस टीम मेंबर टू वर्क ऑन पीसेस, मतलब ये आपकी पूरी प्रॉब्लम है, पूरा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आपने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया कि आप ये काम करिए, एक ये काम करिए, ये काम करिए, और आपस में इनमें बातचीत कम है, यानी कम्युनिकेशन कम से कम रखेंगे, अपना अपना ये काम करेंगे, उसके बाद हम इसे कंबाइन करेंगे। तो इस तरीके का जो पैराडाइम होता है, इस तरीके के समीकरण सिंक्रोनस पैराडाइम कहलाते हैं। यहां पर आप एक साहब देख रहे हैं जिनका नाम है हार्लन मिल्स, बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो ये जो मैं हिस्ट्री पे ले जा रहा हूं आपको, इतिहास पे। तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये जो हार्लन मिल्स साहब है, इन्होंने, और साथ में एक बेकर साहब है, मतलब कई लोगों ने काम किया मिलके, शुरुआत इन्होंने की थी। इन्होंने कहा एक क्लोज पैराडाइम, अभी भी मैंने आपको बताया क्लोज्ड, ओपन, मिक्स्ड हो गया था एक, और एक सिंक्रोनस था। इस तरीके के अलग अलग टीम बनाने के समीकरण होते हैं। तो जो सबसे शुरुआती दौर पे चला आ रहा है वो एक क्लोज पैराडाइम का तरीका है, जिसको हम चीफ प्रोग्रामर टीम कहते हैं। चीफ सबसे ऊंचा या सबसे ऊपर, प्रोग्रामर आप समझते हैं जो कोडिंग करते हैं, और चीफ प्रोग्रामर टीम, इस तरीके से इसका नाम दिया गया है। टीम मतलब होता है समूह, लोगों का समूह। तो ये जो चीफ प्रोग्रामर टीम है, इसमें जो धुरी होती है, न्यूक्लियस मतलब होता है जो की पर्सन होगा, की, वो होगा सीनियर मैनेजर। ये जो चीफ प्रोग्रामर आप देख रहे हैं, ये सीनियर मेंबर होगा, सबसे सीनियर मेंबर आपका। इसका काम क्या होगा, सारी प्लानिंग ये करेंगे, सारी समन्वय की चीजें, कोऑर्डिनेशन ये करेंगे डिफरेंट टीम्स के बीच में,
और जितने काम तकनीकी काम हो रहे हैं उनका रिव्यू भी यही करेंगे, उनका आंकलन भी यही करेंगे कि क्या क्या काम हो रहे हैं, प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इनके साथ इनको किस तरीके से लगाया जाए। तो ये आपके सीनियर मैनेजर हो गए। अब आता है टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ यानी कि तकनीकी समूह जो मदद करेगा, ऐसे लोग जो मदद करेंगे। तो ये 2 से लेकर 5 तक हो सकते हैं और इनका काम होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब ये होता है कोई चीज हुई है उसको एक तरीके से उसका पोस्टमार्टम कह सकते हैं या फिर उसका आंकलन करना, समझना कि ये चीज सही हुई है कि नहीं हुई है, और जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उस पे ये लोग मेन काम करेंगे। 2 से 5 लोग हो सकते हैं। एक बैकअप इंजीनियर होता है जो ये जो सीनियर मैनेजर है, सीनियर इंजीनियर मैंने कहा, इनको सपोर्ट करेगा। अब कभी कभी क्या होता है, सीनियर इंजीनियर की कंपनी छोड़ के चले गए या इनका देहांत हो गया या कोई भी बात हो गई, तो उसको रिप्लेस करने के लिए बैकअप इंजीनियर जो इनके साथ ही काम करता है, सपोर्ट करता है। तो चीफ इंजीनियर अकेले तो काम करेंगे नहीं, उनके साथ बहुत सारे कुछ स्पेशलिस्ट होंगे। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है कि अपने काम में वो पारंगत होते हैं। तो अकेला काम, देखिए मैं सॉफ्टवेयर वाला आदमी हूं, आप हार्डवेयर वाले आदमी हैं, और मैं आपको कहूं कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाओ, हेड करो टीम को, तो आप कैसे करोगे? आपको टीम चाहिए। तो जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार का कोई एक्सपर्ट हो सकता है या डेटाबेस डिजाइनर हो सकता है, वो एक्सपर्ट हो सकता है, ये सब सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से आप इनको कुछ रिपोर्ट लिखवानी है या कोई टाइप करवाना है, कुछ लेटर भेजने हैं, तो वो सब क्लरिकल पर्सनल या लिपिक जो होते हैं वो होंगे। साथ में कुछ लाइब्रेरियन होंगे। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ना, वो वहीं से आ रहे हैं। ये सब सपोर्टर हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो कॉन्स्टेंटाइन रैंडम पैराडाइम है, कॉन्स्टेंटाइन साहब का मैंने अभी नाम लिया था कुछ देर पहले, इन्होंने कहा कि जो सॉफ्टवेयर टीम है जिनको आप एक क्रिएटिव इंडिपेंडेंस दे देते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि ये हमारी टीम है, चलिए आपको हमने फ्री छोड़ा है, आप करिए इस पे काम। तो बहुत बढ़िया हो गया कि ये लोग काम करना चाह रहे हैं और आप इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ऑटोनॉमी भी दे रहे हैं। तो इनोवेटिवनेस तो आपने दे दी, लेकिन यहां पर अनार्की आ जाती है, यानी कि कभी कभी अराजकता आ जाती है। तो हमारा मेन ये काम होता है कि जो भी इनकी एनर्जी है या फिर जो इनके पास स्किल है, उसको एक चैनल दें ताकि ये उस तरीके से काम करे जिस तरीके से करना है। तो सेंट्रल गोल हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि हम फ्री तो छोड़ें, लेकिन इनकी एनर्जी को भी चैनलाइज करें कि ताकि सही तरीके से काम हो। एजाइल टीम्स, जो एजाइल टीम्स होती हैं, एजाइल का मतलब होता है लचीला, फुर्तीला, यानी जो आराम से मोल्ड हो सके। तो ऐसी टीम जो आराम से आप जिसमें परिवर्तन कर सकें या इसमें फेरबदल कर सकें या वो बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत जबरदस्त काम करे, तेज काम करे। तो अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये बताया गया था कि ये एक इंजेक्शन है या ये एक दवाई है जो पहले प्रॉब्लम जो हो रही थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स में, जैसे आपकी वाटरफॉल मॉडल हो गया, स्पाइरल हो गया, इटरेटिव, प्रोटोटाइप, जो भी थे, उनके लिए इंजेक्शन था कि भाई जो उनकी परेशानियां या दिक्कत है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आया। ठीक है जी। तो एजाइल फिलॉसफी ये कहती है कि कस्टमर सबसे ऊपर है, उसको आपको सेटिस्फाई करना है, उसका काम आपको सही तरीके से करना है, और आप पूरी तरीके से प्रोडक्ट बनाने के लिए वेट ना करें, आप इंक्रीमेंट में दें। यानी यूजर को थोड़े थोड़े देर में, एक दो महीने में आप कोई ना कोई प्रोडक्ट देते रहे। आप थोड़ी सी ऐसी टीम बनाएं जो हाईली मोटिवेटेड हो, यानी बिल्कुल एनर्जेटिक हो और वो काम करने के लिए इच्छुक हो, ऐसा माहौल पैदा करें। इनफॉर्मल मेथड मतलब है आपस में बातचीत करें, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप ना हो, और जो फॉर्मल तरीके होते हैं यानी जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में हम भी देखते हैं वैसा ना हो, जैसे दोस्ती का एनवायरनमेंट हो, थोड़ा सा एक फ्रेंडलीनेस का एनवायरनमेंट हो काम करने के तौर पे। जितने भी हमारे काम है उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा पैदा ना करें, और जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको जितना सिंपल रखें उतना बेहतरीन है। अगर आपने बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चूज कर लिया और उसमें इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं, बेटर यह है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ध्यान दें। द जेनेरिक अजाइल टीम, अजाइल टीम वो होती है जो फुर्तीली टीम होती है, तेज टीम होती है और बहुत तेजी से काम करती है और बड़ी लचीली होती है। तो अजाइल टीम के बारे में हम जब जेनेरिक बात करते हैं, यानी कि एक ऐसी टीम जो जनरलाइज हम कर सकते हैं, हाँ ऐसी होनी चाहिए। तो एजाइल फिलॉसफी या फिर जो स्फूर्ति या लचीलापन वाली जो फिलॉसफी है, जो सोच है या कहे अवधारणा है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है
कि जो हर एक आदमी इस टीम का मेंबर है, चाहे ये साहब हो चाहे ये साहब हो, इनकी जो एक्चुअल कॉम्पिटेंसी है, इनके पास जो अपनी स्किल है, जिसमें ये काम में पारंगत है, बेस्ट है, उसको मिला के और उसको हम कोलैबोरेट कर ले, इन सबको मिला ले, तब हमारा सक्सेस मिलेगी। इस टीम के हर मेंबर के मैक्सिमम पोटेंशियल को अगर हम निकाल सके तब हमें सक्सेस मिलेगी। तो यहां पर दो साहब आप देख रहे हैं, एक जिम साहब है, एक एलिस्टर कॉकबर्न साहब है। अब इन्होंने कहा कि यदि लोग अच्छे हैं बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर लोग अच्छे नहीं हैं तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा। अगर यूजर की बात करें और कोई पॉलिटिक्स उसमें आ जाए, यानी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप एज अ टीम को आपको सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो यहां पर फिर दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखें कि अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं टीम को तो फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए अजाइल टीम खुद अपने आप को सपोर्ट करती है, या कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होती है, खुद ही अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है। अब इसमें कॉन्स्टेंटाइन साहब का मैंने आपको रैंडम, ओपन, सिंक्रोनस ऐसे पैराडाइम बताए थे। तो वो कोई भी पैराडाइम लेके, कोई भी टीम स्ट्रक्चर लेके अपना खुद परिवर्तन कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे एजाइल प्रोसेस मॉडल्स हैं, जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, स्क्रम है, ये सब। इसमें क्या होता है कि जो टीम है उसको पूरा का पूरा स्वायत्ता या ऑटोनॉमी दे दी जाती है, फ्रीडम दे दी जाती है कि चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं, यानी आपका जो परियोजना है उसका प्रबंधन आपको करना है, आप खुद करिए। जो भी टेक्निकल डिसीजन लेने हो, यानी जितने भी आपको तकनीकी इसमें कोई फाइनलाइज करनी है किस चीज को, तो आप खुद ही करें। यहां पर प्लानिंग को कम से कम रखा जाता है और टीम को कहा जाता है, या टीम अपने आप चीजें तय करती है कि मैं कौन से प्रोसेस लूंगी, कौन से मेथड, कौन से टूल्स, यानी कौन सी मेरी गतिविधियां होंगी, उसके लिए मुझे कौन कौन से उपकरण या टूल्स चाहिए होंगे। केवल जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो एक परिधि होती है, वो एक बाउंड्री होती है, उसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्टैंडर्ड होते हैं आपके, जो टीम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, बस उसके बाहर नहीं जाएंगे। अदरवाइज सारे काम उनको खुद ही फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप खुद डिसाइड करिए। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दिया गया, वो जैसे आगे बढ़ा तो होता यह है कि अब टीम तो शुरू हो गई, अब इसमें जो लोग हैं उनकी जो इंडिविजुअल या कहते एक ही कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि किसी का स्किल कुछ और होगा, किसी का कुछ और स्किल होगा, इसका उपयोग किया जाता है और वो आगे चल के आपके प्रोजेक्ट को बेनिफिट करता है, फायदा करता है। तो इसके लिए ये कैसे कैसे अचीव होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज कैसे होगी टीम, टीम अपने आप को व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज कैसे करेगी। वो तरीका होता है मीटिंग का। आपस में ये मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, कब क्या काम कैसे हो गया, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। हर दिन ये इस चीज की विवेचना करते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि अगर काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या जो अगला इंक्रीमेंट हमें देना है उसके लिए हमें अब क्या क्या करना है। तो ये एडेप्टेशन हो रहा है, यानी अपने आप को समय के हिसाब से समस्या के हिसाब से ढालना, इसी को हम जेनेरिक एजाइल टीम कहते हैं। हर दिन आपस में बातचीत, खुद का परिवर्तन, यानी कि टीम में परिवर्तन, बातचीत में परिवर्तन और समस्या के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक लगाना, वो तब तक करते हैं जब तक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं हो जाता। द एक्सपी टीम। अब एक्सपी का मतलब होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब यह भी एक एजाइल का तरीका है, आपको पता है एक्सट्रीम के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। तो बेक साहब कहते हैं 5 ऐसे वैल्यूज हैं, 5 ऐसी सोच है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के लिए, जो अगर आप लाएंगे, जो आप फॉलो करेंगे, तब आपका बहुत अच्छा काम बन जाएगा। क्योंकि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को फॉलो करेंगे, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आपको याद है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, पेयर प्रोग्रामिंग आती है, आपस में बातचीत आती है, बहुत सारी चीजें उसमें थी, यूजर्स स्टोरीज बनती थी और उसके बाद उसके हिसाब से काम होता था। यूनिट टेस्ट पहले बन जाते थे आपके सॉफ्टवेयर बनने से पहले। तो अगर उसको फॉलो करना है तो आपको ये सब चीजें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी, फीडबैक, करेज और रिस्पेक्ट। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, बातचीत। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया, यानी कि रिजल्ट आना, और अपना जब प्रोडक्ट देंगे तो वहां से जो रिजल्ट आ रहा है। करेज का मतलब होता है साहस और रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत, किसी को इज्जत देना। अब ये कैसे आता है इसमें, अगर आपको एक्सपी टीम है और ये 5 वैल्यूज होनी चाहिए, तो इसमें पहली चीज आ रही है कम्युनिकेशन, बातचीत। तो बातचीत कैसे होगी, बातचीत बहुत जरूरी है। चाहे आप टीम मेंबर हो,
टीम आपस में टीम मेंबर बातचीत कर रहे हो, या आपकी टीम उन लोगों से बात कर रही हो जिन्होंने आपको काम दिया है, क्योंकि वही बताएंगे आपको क्या उनको काम चाहिए, क्या फीचर, क्या फंक्शन होने चाहिए, क्या कार्य करने के लिए एबल हो वो जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं। यहां पर कई तरीके के कम्युनिकेशन के तरीके हैं। एक तो कोलैबोरेशन है, यानी आपस में एक समन्वय हो, टीम के मेंबर्स का बातचीत हो, बार बार आपको फीडबैक या प्रतिक्रिया मिलती रहे। जैसे आप कुछ खाना बनाते हैं और कोई खाता है तो बोलता है यार बड़ा टेस्टी था, या बोलेगा नहीं नमक कम है, तो ये फीडबैक मिल रहा है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको याद है जो वाटरफॉल मॉडल में इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता था कि राइट फ्रॉम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से लास्ट तक मेंटेन यानी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट होते थे। यहां पर इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट कम से कम हो, और सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, यानी सादगी, बहुत इजी हो, बहुत जैसे कहते हैं ना बड़ा सदाचारी व्यक्ति है उस तरीके का कुछ यहां पर हो। तो यहां पर क्या है कि डिजाइन उतना ही बनाओ जितना जरूरी हो, उतना ही डिजाइन बनाओ, और आज की जो जरूरत है उसके हिसाब से डिजाइन बनाओ ताकि उसका कोड बन सके। हां, अगर डिजाइन को आगे अच्छा करना है या डिजाइन और दूसरा बनाना है तो उसके लिए हम आगे रीफैक्टरिंग कर लेंगे। उसकी रीफैक्टरिंग मैंने आपको बताया था कि कोड में परिवर्तन करते हैं, बाहर से कोड ठीक वैसे ही रहता है, अंदर से परिवर्तन करते हैं उसके। फीडबैक जो है, प्रतिक्रिया, यानी कि जो हमको अपने काम का रिजल्ट मिल रहा है लोगों की जुबानी, वो 3 तरीके से मिल सकता है। एक तो आप सॉफ्टवेयर खुद ही बना रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा कि उसमें कितनी एरर आ रही है, कितनी दिक्कत आ रही है, या बिल्कुल सही चल रहा है। कस्टमर के सामने ले जाएंगे, वो आपको बताएगा कि भाई ये नहीं है, ये करिए, वो करिए, और आपके जो खुद के टीम मेंबर है वो भी आपको बताएंगे। ये फीडबैक का तरीका है। तो एक्सपी टीम, क्योंकि यहां पर हम सॉफ्टवेयर को अलग अलग टेस्ट से गुजारते हैं, यूनिट टेस्ट हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया, रिग्रेशन टेस्ट, तमाम तरीके के टेस्ट होते हैं। यहीं से इनको फीडबैक या प्रतिक्रिया मिल जाती है कि कितने एरर्स आए। तो टीम क्या करती है, यूनिट, सबसे पहला जो तरीका है टेस्टिंग का, उसके लिए यूनिट टेस्ट, इकाई टेस्ट, ये जो एक फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, बहुत जो छोटा कोड लिखा उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये काम होता है कि भाई कोई जो फंक्शनैलिटी यूजर ने मांगी है वो इसमें, या फिर कोई जो क्लास बनाई है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एक बार जब आप ये प्रोडक्ट इंक्रीमेंट वाला यूजर के सामने प्रेजेंट करते हैं तो यूजर भी आपको जवाब देगा, क्योंकि आपने यूजर स्टोरीज बनाई होगी, यूज केसेस बनाए होंगे। तो यूजर का एक एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा, उस बिहाफ पे वो चेक करेगा कि आपने जो चीज दी है वो उसके पूरी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। और जब आप इटरेटिव प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि बार बार इटरेटिव प्लानिंग का मतलब होता है लूप, यानी कि आपने किया फिर उसके बाद दोबारा काम किया, मतलब प्लानिंग भी यहां दोबारा हो रही है, ध्यान रखिएगा, इटरेटिव प्लानिंग की बात हो रही है। तो जब आप प्लानिंग दोबारा कर रहे हैं, जैसे जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट आती रहेगी उसी हिसाब से आपका कॉस्ट, टाइम, शेड्यूल, ये सब चेंज होगा। वो भी आप यूजर को बता सकते हैं, क्योंकि आप भी तो प्रतिक्रिया देंगे। तो बेक साहब ये कहते हैं कि अगर एक्सपी प्रैक्टिसेस को अगर आपको फॉलो करना है, यानी कि एक्सपी टीम है और आपको इसकी प्रैक्टिस फॉलो करनी है ताकि एक अच्छा टीम की तरह आप काम कर सके, तो यहां पर आपको करेज यानी कि साहस का प्रदर्शन करना है, शक्ति का प्रदर्शन करना है, और साथ में आपको डिसिप्लिन भी होना चाहिए, अनुशासन का भी एक प्रदर्शन करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, होता यह है कि आपको कहा जाता है कि यार ऐसा है, ये सॉफ्टवेयर हमको बनाना है, इसके लिए डिजाइन बनाओ। आप कहेंगे मैं एक्सपी फॉलो कर रहा हूं भाई, मैं अभी के लिए डिजाइन बना दूंगा इस काम के लिए जिसका आप कोड बनाएंगे। कई टीमें जो है वो सकम कर जाती हैं, यानी कि नतमस्तक हो जाती है, ठीक है सर आप कह रहे हो तो हम पूरा का पूरा डिजाइन बना देते हैं। लेकिन आगे चल के, क्योंकि जो अजाइल का मेन वो है, कैसे कहते हैं, जो उसकी अवधारणा है वो ये कहती है कि आगे चल के चीजें चेंज होंगी, परिवर्तनशील है, तो हम आगे के लिए क्यों करें, आज ही हम चेंज करेंगे और अगली बार के लिए दूसरा बनाएंगे, दूसरी डिजाइन बनाएंगे। तो एक इसी तरीके से जो डिसिप्लिन, अनुशासन, और मैं हिम्मत की बात कर रहा हूं, आप कल को कोई कहता है कि आप आगे के लिए भी डिजाइन करिए, तो आप कहेंगे नहीं साहब आगे परिवर्तन होने वाला है, मैं आज ही करूंगा। तो इसीलिए आपको डिसिप्लिन भी चाहिए और ये बोलने की शक्ति भी चाहिए, तभी तो करे चाहिए। तो इससे क्या होता है, आप सब एक रिस्पेक्ट की भावना, इज्जत की भावना एक अपने टीम में इनकलकेट होती है। इनकलकेट का मतलब होता है पैदा होती है। किनके बीच में, मेंबर्स आपस में, स्टेक होल्डर्स, जो लोग जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर भी आपको एक शक्ति प्रदान करता है, रिस्पेक्ट आपकी सॉफ्टवेयर के प्रति बनती है, क्योंकि जब आप एक सॉफ्टवेयर अच्छा बनाते हैं लोग भी आपकी तारीफ करते हैं और आपको खुद मन में अच्छा लगता है। द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। आजकल के जमाने में हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो फेसबुक या ट्विटर पे ना हो। तो वैसे तो ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे हम लोग जूम कॉल करते हैं,
ये तो हर जगह है, और ये क्योंकि ऐसा दौर चल रहा है कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन या जो आमने सामने की बात होती है उसका बहुत अच्छा ये सब्स्टिट्यूट है, या ये कहें कि क्योंकि कोरोना काल देखा हमने और वहां पर सामने हम बात नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए हमने इन सब चीजों का या इन सब उपकरणों का उपयोग किया। सोशल मीडिया थोड़ा इसमें डिफरेंट है। बेगल साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया का कैसे उपयोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है, क्योंकि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में काम करते हैं वहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, हर एक जगह कम्युनिकेशन होता है, चीजें आदान प्रदान की जाती है, तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ती है सोशल मीडिया की। जैसे ही हम लोग हमारा टीम का साइज बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, तो सोशल मीडिया या फिर कहें कि जो कनेक्शन है वो बढ़ते हैं। और खास तौर पे अगर लोग बहुत दूर दूर काम कर रहे हैं, हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम जब शुरू हुआ तो कोई आदमी बैंगलोर में बैठा था, कोई कानपुर में बैठा है और गुड़गांव में टीम बैठी है या लोग बैठे हैं और वो एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, अगर सोशल मीडिया का इतना उपयोग बढ़ गया है कि पहले सोशल नेटवर्क तय किया जाता है कौन सा सोशल नेटवर्क हम यूज करेंगे। अब देखें कि यहां पर इस नेटवर्क का यूज करते हुए चाहे टीम मेंबर हो, चाहे जो आपके हितधारक हो जिनसे आपने सॉफ्टवेयर लिया है, और भी सारे लोग सपोर्टिंग जैसे टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, बिजनेस वाले लोग हो गए, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या दिक्कत आई है, क्या सोल्यूशन है या कितना काम बढ़ा है, ये सब आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे ब्लॉग का चित्र है। ब्लॉग्स में आप शॉर्ट आर्टिकल यानी कि छोटे छोटे आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो भी सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसमें काम होने हैं, क्या काम है, वो सब आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। और ये सीरीज यानी कि पहले आपने एक ब्लॉग लिखा, फिर दूसरा ब्लॉग लिखा, ऐसे करके आप कर सकते हैं। देखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं ये ब्लॉग का इस्तेमाल करती है ताकि वो तकनीकी जानकारियां, टेक्निकल इंफॉर्मेशन और जो एम्प्लॉयज हैं उनको कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, यानी कस्टमर को भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, और आपके जो अंदर के एम्प्लॉय हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं। एक तरीका है ये। माइक्रो ब्लॉग्स मतलब जैसे ट्विटर हो गया। अब ट्विटर आपको 140 वर्ड्स करीब देता है। यहां पर आप शॉर्ट मैसेज लिखते हैं और कई सारे लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको ये मैसेज दिखता है। जैसे कि आप देखेंगे आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ट्वीट की जाती है, वो सबको एक साथ पहुंच जाती है। मैसेज एकदम इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब अगर आपने लिखा फट से सबके पास पहुंच जाता है। हर आदमी के पास मोबाइल है, डेटा है, तो ऐसा लगता है जैसे रियल टाइम में इंफॉर्मेशन या जानकारी आपको मिल रही है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आप काम कर रहे हैं या किसी और को आ गई, वो कुछ बताना चाहता है या कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है, वो सब आप ट्विटर के थ्रू या फिर माइक्रो ब्लॉग्स के थ्रू, और भी है इसके अलावा, उसके थ्रू कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई GIS का फोरम होगा, कोई आपका फेसबुक का ही होगा, कोई आपका मान लीजिए कोई कार्ड है FPGA, उसका एक ऑनलाइन फोरम होगा। तो यहां पर क्या होता है, लोग अपने क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, अपनी जानकारियां देते हैं, इस पे अपनी ओपिनियंस बताते हैं और फिर केस स्टडीज भी यहां पर मेंशन करते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग GIS के होंगे वो इसमें, क्योंकि इसमें आते रहते हैं तो उनको जानकारियां रहती हैं और कई तरीके से उनके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन अगर आप पोज करते हैं यहां पर, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं फंस गए हैं, तो आपको बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो वो ऑलरेडी फेस कर चुके होते हैं या उसका सोल्यूशन जानते हैं। यहां पर आप देखिए कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। लिंक्डइन बड़ा पॉपुलर है आजकल अपना प्रोफेशनल कनेक्शन के लिए, यहां से नौकरियां भी मिलती हैं, बाकायदा कॉल आते हैं आपको। फेसबुक तो खैर ये तो जायंट है ही, कहाँ 20-20 साल पुराने दोस्तों से जुड़ गए, आजकल तो बड़ा इसका ये बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन गया है। व्हाट्सएप जैसी जो कंपनी है उसको भी फेसबुक ने खरीदा है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, लिंक्डइन है, यहां पर शुरुआत हुई थी दोस्तों से कि भाई आप दोस्त ढूंढते थे। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहां पर हैं और आप अपना दोस्त ढूंढ रहे हैं, और यहां पर ऐसा हो सकता है कि वो दोस्त ढूंढ रहे हैं जो टेक्निकली आपकी मदद करेगा या जिसकी एक्सपर्टीज या जो जिस काम में बहुत अच्छा है उसकी मदद आप ले सकते हैं, किसी एप्लीकेशन डोमेन में वो काम करता है। तो इन लिंक्डइन, फेसबुक के जरिए आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यहां पर सोशल बुक मार्किंग साइट है। बुक मार्किंग बता दूं पहले, जैसे आप किताब पढ़ते हैं और यहां पर एक बुक मार्क लगाते हैं, 4 पन्ने पढ़ लिए, फिर अगले दिन फिर उस बुक मार्क से आगे पढ़ते हैं, इसी को बुक मार्क कहते हैं।
तो जैसे डिलीशियस हो गया, स्टम्बल है, सिटी यू लाइक है, यहां पर आपको बहुत सारे, क्योंकि ये फिर से सोशल मीडिया की कम्युनिटी की बात कर रहा हूं और यहां पर एक जैसे लोग रहते हैं, वहां पर आपको कई सारे लिंक मिल जाते हैं, साइट्स मिल जाती हैं आपके काम की। देखिए, जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी, प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। ये चीज बड़ा ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे गए और ये आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको जॉब दी है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जाके आपने कुछ ऐसा पोस्ट लिख दिया या ऐसी जानकारी लीक कर दी जो इस एम्प्लॉयर के लिए बड़ी हार्मफुल हो जाएगी मार्केट के हिसाब से, तो वो भी आपको ध्यान देना है कि केवल उतना ही शेयर करना है जितनी जरूरत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजिंग द क्लाउड। देखिए, पहले मैं आपको क्लाउड बता दूं। इस क्लाउड जो है, ये बादल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम। ये क्लाउड का मतलब होता है एक ऐसी सुविधा, जिस सुविधा में अगर आप यहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, मुझे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सॉफ्टवेयर को खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं इस क्लाउड से करूंगा। क्लाउड हमको ये सुविधा देता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो आपको वो प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, आप खरीद सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरीके की कंप्यूटिंग है जहां पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो वर्क प्रोडक्ट है, यानी कि जो आप कार्य उत्पाद कहते हैं, चाहे आपकी किताबें हो जो आपने लिखी हो, चाहे कोई कंटेंट राइट किया हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, तो जो भी जानकारियां हैं या जो काम है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे आप कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा यह है कि कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो डिवाइस डिपेंडेंसी की, हर जगह आप चाहेंगे आपके पास लैपटॉप रहे, कंप्यूटर रहे या हाई एंड डिवाइस रहे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट काम हो रहा है, क्योंकि क्लाउड का काम यही होता है कि सबको सेवा कर रहा है। आप सॉफ्टवेयर मांगेंगे, खरीदना जरूरत नहीं, वो आपको सॉफ्टवेयर की एक्सेस दे देगा। आप ब्राउजर से काम कर सकते हैं या और कोई एप्लीकेशन आपके पास हो, वहां से इसे एक्सेस कर सकते हैं। कोई नया टूल खरीदने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे चेक कर सकते हैं, और आपके पास बहुत सारी प्रतिक्रिया या कहें फीडबैक मिल जाता है। यहां पर सॉफ्टवेयर आपको जैसे देना है बीटा, तो आप क्या करेंगे, यहां पर बीटा सॉफ्टवेयर डाल देंगे, यहां पर आपके जो फीडबैक वाले हैं या यूजर हैं उसे एक्सेस कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कई चेंजेस आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यहां कर सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपको खुद के लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, या कहें कि खुद मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, देखिए इसमें यहां जो इंफॉर्मेशन है वो बाकी दूसरों को भी अवेलेबल करा सकते हैं, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। ये एक बहुत खासियत है क्लाउड की। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग आप देख रहे हैं, इसमें ये मिलियू का मतलब होता है एनवायरमेंट, वातावरण। यहां पर थोड़ा रिस्क फैक्टर आता है, क्योंकि ये शुरुआती दौर, हम जब बात कर रहे हैं तो शुरुआती दौर है। यहां पर क्लाउड, बहुत सारे सर्वर्स हैं, इसका क्या आर्किटेक्चर है, ये आपकी कंट्रोल के बाहर है। एज अ टीम, सॉफ्टवेयर टीम, क्लाउड कहां है, कैसा है, आपको पता नहीं है, यानी कि इसके पीछे का नहीं पता, बस वो आपको सर्विसेज दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई फेलियर हो जाता है, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, कितना विश्वास कर सकते हैं आपके, और खासतौर पे आपकी सुरक्षा, आपके काम की सुरक्षा, वो अगर कहीं किसी और के हाथ में पड़ गया या कोई दिक्कत आ गई तो आप क्या करेंगे। तो जैसे ही क्लाउड बढ़ता है और यह क्लाउड आगे बढ़ेगा, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो जोखिम से भरी होंगी, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी और रिलायबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और क्लाउड के साथ जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वाले काम करना शुरू करेंगे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें तो जो रिस्क है, जोखिम है, वो तो है, लेकिन क्लाउड एज अ होल आपको फायदा ही करेगा। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको मदद ही करने वाला है। कोलैबोरेशन टूल्स। कोलैबोरेशन टूल का मतलब होता है, पहले मैं आपको बताऊं, ये साहब है फिलिपो लैनुबाइल। इन साहब ने कहा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो एक एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए विजुअल स्टूडियो पे गए, आपने काम करना शुरू किया, या फिर एक एनवायरनमेंट ही हुआ ना। होता यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यहां जहां पर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां तमाम चीजें होंगी, वो परिवर्तित हो गई है आजकल के दौर में, या मॉर्फ्ड हो गई है, या उसने चेहरा चेंज कर लिया है। उसका नाम अब हो गया है CDE, यानी कि कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ काम करना, एक साथ, समन्वय के साथ काम करना। तो इन्होंने कहा कि टूल्स, यानी कि जो भी उपकरण है, आप देखिए, हमने केस टूल्स के बारे में बात की थी कि भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास टूल्स हैं,
और बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो ऑटोमेट करते हैं, यानी कि फटाफट आपका काम कर देते हैं। पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को, जो भी आपने प्रोसेस चूज किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, चाहे आप वाटरफॉल कर रहे हैं, चाहे आप कोई स्क्रम मॉडल कर रहे हैं, यहां पर आपको टूल की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही लोग दूर दूर काम कर रहे हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है लोगों के काम के बीच में, और बहुत सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। यहां पर आपको एक कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आप केवल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम को मदद कर रहे हैं, या और बाकी जो तरीके जिसमें कम्युनिकेशन वगैरह की बात आ रही है। तो सीडीई जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन तो है, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सीडीई की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर बहुत सारी सर्विसेज हैं जो केवल आपके एक साथ काम करने के तरीकों को आगे लाने के लिए बनाई गई है या मदद करती है। तो ये सर्विसेज क्या है? नेम स्पेस। अभी ये सर्विसेज मैं बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक चीज तो ये नेम स्पेस। नेम स्पेस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके वर्क प्रोडक्ट है, चाहे आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको रखना सही तरीके से रखना, ठीक है। अब इसमें क्योंकि रखेंगे तो आपको इसको सिक्योर और प्राइवेसी भी इसकी मेंटेन करनी होगी, कोई केवल ऑथराइज लोग इसको रख सके। तो इसके लिए जो सीडीई है वो आपको क्या देता है? एक नेम स्पेस देता है। इसके अलावा एक कैलेंडर, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग होने वाली है, तो कब क्या मीटिंग होगी, कब कौन सा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं, वो कैलेंडर की सर्विसेज आपको मिलती है सीडीई के थ्रू। टेम्पलेट्स मिलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, दूसरा बंदा कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा है, दोनों एक जैसे दिखने चाहिए क्योंकि एक कंपनी से आ रहे हैं, कंसिस्टेंट दिखने चाहिए। पता चला कि वो कुछ और फॉन्ट यूज कर रहा है, आप कोई और फॉन्ट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए टेम्पलेट होता है, ये आपको सीडीई प्रोवाइड कर रहा है। मीट्रिक्स, यानी कि हर एक आदमी कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कितना योगदान दे रहा है, उसको क्वांटिटेटिवली आंकलन उसका कर सके कि भाई आपका 10% काम है, आपका 50% काम है, तो उसके लिए मीट्रिक्स है। कम्युनिकेशन एनालिसिस, यानी कि क्या बातचीत हो रही है टीम के बीच में, क्या कम्युनिकेशन है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका और स्टेक होल्डर का कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बातचीत हो रही कि नहीं हो रही है। एक आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग भी, ये जो एसी कह सकते हैं इसको, ये भी आपको सीडीई यानी कोलैबोरेशन टूल्स, ये टूल्स बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, ये है सॉफ्टवेयर ही, लेकिन ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग, कि भाई कौन सा चेंज हुआ, किसने इस चेंज को समझा, किसने किया, कौन सा मेंबर है जो इस चेंज को या इस काम को ओन कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब इसमें आर्टिफैक्ट क्लस्टरिंग में आप दे सकते हैं। तो ये सारे कोलैबोरेशन टूल्स हैं जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ग्लोबल टीम्स, क्योंकि आज जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, मान लीजिए कोई गुरुग्राम की कंपनी है और उसने प्रोजेक्ट लिया है यूएस वाले से, ठीक है जी, कुछ टीम इसकी यहां पर भी है इस कंपनी की, तो एक ग्लोबल काम हो रहा है क्योंकि कंट्रीज अलग अलग हो गई है। तो आजकल का काम है वैश्विक विश्व ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत बेहतरीन काम हो रहा होगा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें जो चीज आती है वो ये आती है कि कैसे इतने दूरी पे आप कोऑर्डिनेट करें, समन्वय करें, कैसे साथ में काम करें, कैसे बातचीत करें और एक साथ कैसे डिसीजन लें, क्योंकि कोई एक बात हो रही होगी उस पर आपको डिसीजन भी लेना है। अब हर चीज जूम मीटिंग पे हो रही होगी, हर चीज गूगल टीम पे हो रही होगी, कोई आपका एनीडेस्क पे काम कर रहा होगा, ये सारी चीजें आप यूज करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग, जब आप सॉफ्टवेयर टीम की बात करते हैं, खासतौर पे ग्लोबल टीम के बारे में बात करते हैं, जो जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे व्यवस्थित हैं या फिर कहें वहां से काम कर रहे हैं, तो यहां कॉम्प्लिकेशन आता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि भाई प्रॉब्लम छोटा है तो थोड़ा कम दिक्कत होगी, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग। ये भी है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है और कितना अनसर्टेन है कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो इसकी बात मैं कर रहा हूं, तो वहां पर बड़ी दिक्कत आ सकती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, या फिर क्या जो कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्योंकि आमने सामने तो चीजें क्लियर हो जाती है। एक लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस है। अब यहां पर एक साहब ने कोई चेंज किया, वो इनके कोड पे जाके इफेक्ट कर रहा है ना, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो जा रहा है। और उसके बाद क्या आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहां का आदमी अलग कह रहा है, यहां का अलग आदमी कह रहा है, तो क्या डिसीजन सब लोग ले रहे हैं मिलके, ये थोड़ी सी समस्या आती है। अदरवाइज ग्लोबल भी काम हो रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना के टाइम्स हैं इसमें तो ग्लोबल ही ज्यादा काम हो रहे हैं, चाहे आप नेशनली लें या इंटरनेशनली लें। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी एक पूरा तरीका है, उसमें ग्लोबल टीम्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं।
तो जो मैंने आपको बताया क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो मैंने कहा बैरियर्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें क्या क्या, जब डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस जब बढ़ता है तो क्या आपको बातचीत में दिक्कत होती है, किसी का दिन हो रहा होगा तो किसी की रात हो रही होगी। तो डिस्टेंस जरूर, दूरी जब बढ़ती है, तो जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता है कि जब आप प्रेम में होते हैं, आसपास होते हैं तो बहुत अच्छा प्रेम होता है, लेकिन कोई दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी कंट्री चला जाता है, तो धीरे धीरे प्रेम जो है वो कम होने लगता है। इसी तरीके से जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, एक आदमी चाइनीज में बात कर रहा है, एक आदमी कोई एक्सेंट उसका कुछ और है, मान लीजिए नाइजीरियन है, वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये भी एक कल्चरल बैरियर हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छा CDE यूज करते हैं, जिसके जो कोलैबोरेशन है या फिर इस तरीके की टूल्स हम यूज कर सकते हैं, तो फिर डिस्टेंस का जो इम्पैक्ट है या इस दूरी के कारण जो कमियां आ रही हैं, वो थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।